सोना एक ऐसा धातु है जिसकी चमक हमारे पूरे व्यापारिक इतिहास में कभी कम नहीं हुई है। अब पन्नों को पलट के देख लीजिए। पर बदलते जियोपॉलिटिक्स और डॉलर के घटते प्रभाव के कारण सोने का महत्व पहले से कई ज्यादा गुना बढ़ चुका है। ऐसे में भारत जैसे देश, जो दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, आम आदमी के मन में एक सवाल जागता है: भारत अपने सोने के खनन और उत्पाद के लिए क्या कर रहा है? हाल ही के महीने में NMDC या फिर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार ऑस्ट्रेलिया में सोने की खनन शुरू की है। और साथ ही में इस साल के बजट में भारत सरकार ने सोने की आयात पर लगने वाले टैक्स यानी कि इंपोर्ट टैक्स को 15% से गिराकर 6% कर दी है। ये 9% की गिरावट भारत के सोने के बाजार में क्या प्रभाव लाएगी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे NMDC के प्रोजेक्ट के बारे में। आगे ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा, हम समझेंगे भारत खुद के सोने के खान के बिना सोने का उत्पादन कैसे बढ़ा सकता है। और अंतिम में हम जानेंगे भारत अपने सोने के उत्पाद के लिए कौन सा कदम उठा रहा है। तो बोकारो प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। 6 नवंबर 2023 NMDC ने अपने वेबसाइट पर एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें कहा गया था कि NMDC ने अपने सहायक कंपनी लेगेसी आयरन ओर लिमिटेड के माध्यम से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के माउंट सीलिया में सोने की माइनिंग शुरू कर दी है। उन्होंने आगे बताया, लेगेसी का माउंट सीलिया गोल्ड प्रोजेक्ट अगले 2 से 3 महीने में ब्लू पीटर पिट्स में माइनिंग शुरू करेगा, यानी कि इस साल के पहले क्वार्टर के आसपास। तो जो पहला सवाल यहाँ आता है, ये कदम भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 10,000 टन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है, जिसमें से 70% यानी कि 70% ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में है, जहां पे NMDC ने अपने सोने की खान का अधिग्रहण किया है। दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार में एक भारतीय खान होने से भारत के लिए एक स्थायी सोने का स्रोत बन सकता है। पर पूरी तस्वीर इतनी साधारण नहीं है जितनी ये सुनाई दे रही है। आइए इसे गहरे रूप से समझते हैं। ये 2023 के सोने के नेशनल कंजप्शन यानी राष्ट्रीय खपत का डेटा है। चीन लगभग 984 टन, भारत 849 टन, अमेरिका 193 टन और रूस लगभग 35 टन सोने की सालाना खपत करता है। इस खपत में केंद्रीय बैंक की खरीद भी शामिल है। लेकिन जब हम इसकी तुलना कुल घरेलू उत्पाद या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ करते हैं, चीन 335 टन, ऑस्ट्रेलिया 270 टन, अमेरिका 237 टन, रूस 200 टन और भारत 1 टन से भी कम सोने का उत्पाद करता है। भारत में मांग और आपूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई का सबसे बड़ा अंतर है। इसका मतलब यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सोने की खपत के लिए चला जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में हमारे देश का व्यापार घाटा लगभग 238 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 45.54 बिलियन डॉलर का पेमेंट सिर्फ सोने की आयात के लिए किया गया था। इसका मतलब यह है कि हमारे व्यापार घाटे का लगभग 20% सोने की आयात के कारण है। यह ना सिर्फ हमारे भारतीय रुपये को कमज़ोर करेगा, बट एक निर्भर जियोपॉलिटिकल निर्णय लेने के लिए भी मजबूर करेगा। इसको ऐसे समझते हैं, हम कभी भी विदेशी मंच पर उस देश के खिलाफ एक स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं जो हमें सोने का एक्सपोर्ट करता है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान है कि नहीं? लेकिन अब एक स्वाभाविक सवाल उठता है, हमारे पास तो बाकी देशों की तरह सोने की खदान है नहीं, तो फिर हम प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? अगर हम सोचें तो सोने की आयात के अलावा हमारे पास कोई और उपाय है नहीं। सही कहा ना मैंने? पर अगर मैं आपसे कहूँ उपाय है, तो चलिए समझते हैं। अगर हम खदानों की क्षमता के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो चीन के पास दुनिया की कुल खदानों की क्षमता का केवल 3.7% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास 16%, रूस में 13% और दक्षिण अफ्रीका के पास 9.6% है। लेकिन उत्पादन के मामले में चीन दुनिया के कुल सोने का 10% उत्पादन करके सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। तो इतने कम खानों के बावजूद चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक कैसे बन गया? इसका जवाब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जाता है। देखिए, माइनिंग और रिफाइनिंग, खनन और शोधन सोने के उत्पादन के 2 प्रमुख हिस्से हैं। इसलिए जब चीन अपने बेल्ट एंड रोड परियोजना का विस्तार कर रहा था, तो
तो उन्होंने रणनीतिक रूप से, स्ट्रैटेजिक रूप से परियोजना के भीतर सोने की खानों में निवेश किया और अपने देश में शोधन क्षमता यानी रिफाइनिंग सेक्टर का निर्माण किया। इन देशों से चीन ने कच्चे माल का आयात किया और उसका रिफाइनिंग अपने देश में किया। इससे चीन के सोने का प्रोडक्शन बढ़ा। आज चीन 59 क्षेत्रों और देशों से सोने के कच्चे माल का आयात करता है, जिनमें से 11 क्षेत्र चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ही है। इस डेटा को देखें, 2024 के पहले क्वार्टर में चीन ने लगभग 139 टन सोने का उत्पादन किया, जिसमें से लगभग 54 टन यानी कि 40% कुल उत्पादन का अन्य देशों से इंपोर्टेड कच्चे माल से था और ये साल दर साल 78% से बढ़ रहा है। 78% यानी कि 78%। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में यह फर्क नहीं पड़ेगा कि सोने का खनन कहाँ पर हो रहा है, अधिकांश हिस्सा चाइना में ही रिफाइन होगा और उनका प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? यह चीन की केस स्टडी हमें यह बताती है कि यह फर्क नहीं पड़ता है कि भारत के पास सोने के माइंस है या नहीं। हम बिना माइंस के भी विदेशों में सोने की खानों का अधिग्रहण करके और देश में सोने के रिफाइनरी सेक्टर का विस्तार करके सोने के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो अब कहानी एनएमडीसी पे वापस आती है, हमारी स्ट्रैटेजी सोने के उत्पादन को बढ़ाने की। देखिए, एनएमडीसी ने माउंट सिलिया के सोने के खदानों में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की है, जो कि आमतौर पर किसी और अन्य देशों के कंपनियों को नहीं दी जाती है। यह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत भी है। भारत इसका फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया में अपने खनन क्षमता को तेज़ी से बढ़ाने के लिए कर सकता है, पर जैसा कि पहले हमने जाना, इसका फ़ायदा हमें तभी पहुंचेगा जब हम अपने देश में रिफाइनिंग सेक्टर को और मजबूत करेंगे। तो यहाँ अगला सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भारत अपने रिफाइनिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए क्या कर रहा है। साल 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स नामक एक भारतीय कंपनी ने स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी प्रीशियस मेटल रिफाइनरी वेलकैम्बी स्विस में 100% हिस्सेदारी खरीदी थी। दुनिया की कुल सोने की रिफाइनरी का लगभग 30% हिस्सा इस कंपनी से गुजरता है। यह दो कारण से भारत के लिए बहुत ही रणनीतिक कदम था। सबसे पहला, स्विट्जरलैंड भारत और चीन दोनों के लिए सोने का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दूसरा, यह दुनिया के सबसे बेहतरीन रिफाइनिंग प्रोसेस का तकनीकी जानकारी भारत में लेकर आएगा। इसका मतलब यह है कि भारत और चीन के द्वारा सोने के इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक भारतीय कंपनी को जा रहा है, जो भारत के रिफाइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, अगर हम अपने देश के प्रीशियस मेटल रिफाइनिंग सेक्टर को देखें तो हम दुनिया में चौथे स्थान पर है, जिसमें एमएमटीसी पीएएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत में सबसे बड़ी है। इसकी लगभग 300 से 320 टन रिफाइनिंग की क्षमता है, लेकिन भारत में अधिकांश शोधन कंपनियों की क्षमता 50 टन से कम है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस साल के बजट में भारत सरकार ने सोने के कच्चे माल के आयात पर लगने वाले टैक्स को 14.35% से घटाकर 5.35% कर दिया है, जो कि 9% का गिरावट है। ये हमारे रिफाइनिंग कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। दरअसल सोने का जो कच्चा माल है वह एक मिश्रित धातु होता है, जिसमें अशुद्ध सोना, चांदी, प्लैटिनम और कई और मिलावट रहते हैं। इंपोर्ट टैक्स में यह भारी गिरावट ना सिर्फ रिफाइनिंग कंपनियों को विस्तार करने के लिए प्रेरित करेगी, पर नई कंपनियों को इनोवेशन करके इस सेक्टर में घुसने का भी अवसर देगी। और इसी जगह पे मैं एक बहुत ज़रूरी बात को रखना चाहता हूँ हमारी सरकार को लेके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्थायी और एक मजबूत सरकार चुनें। क्योंकि मान लीजिए अगर हर 5 साल पे एक नई सरकार चुन के आती है, तो जो नई सरकार हो उनकी रणनीति पिछले सरकार से अलग हो सकती है। वो फिर से सोने के इंपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को बढ़ा सकती है, जो कि हमारे रिफाइनिंग सेक्टर को हमेशा के लिए कमज़ोर कर देगी। तब तक चीन अपने बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव को इतना बड़ा कर चुका होगा कि हमारे लिए यह तकनीकी रूप से असंभव हो जाएगा कि हम गोल्ड के सप्लाई पे फिर से अपना कब्जा बना सके। भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, हमेशा के लिए दूसरे देश पर निर्भर हो जाएगा सोने के लिए। अगर आपकी कुछ राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। द बोकारो प्रोजेक्ट आपकी सेवा में फिर मिलते हैं।